नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। बिहार में अब नई सरकार पर सबकी नजर है। नीतीश और तेजस्वी अब वहां के डबल इंजन हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तेजस्वी यादव ने सबसे पहले एनडीटीवी से बात की। उन्होंने कई अहम बातें कही। कहा कि 10 लाख नौकरी देने के वादे पर वो गंभीर हैं और दोहराया कि आरजेडी और जेडीयू दोनों समाजवादी विरासत से आई पार्टियां हैं। जो टकराव रहा है वो राजनीतिक रहा है, निजी नहीं। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि पहले समय सामाजिक न्याय का था, अब आर्थिक न्याय का हो गया है। उन्होंने नीतीश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने की संभावना पर भी टिप्पणी की और ये भी कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है और इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो सबसे पहले 5 की बात में सुनते हैं तेजस्वी यादव से इस खास बातचीत का कुछ हिस्सा। और जहां गंगा जमुना तहजीब पर खतरा, लोकतंत्र पे खतरा, संविधान पे खतरा, पूरे देश में कुछ दिन पहले नड्डा जी आए हुए थे। उन्होंने क्या बोला, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना है, जो अपने अलायंस को नहीं बख्शेगा। तो आप समझिए, नीतीश जी वॉज दी सबसे पुराने अलायंस और सबसे बड़े अलायंस, और शायद इनके बाद कोई हिंदी पट्टी में या नॉर्दर्न इंडिया में कोई अलायंस पार्टनर इंडिया का नहीं रहा, एनडीए का नहीं रहा। क्यों? तो इनकी मानसिकता बताती है कि ऑपोजिशन को ख़त्म करो, रीजनल पार्टी को ख़त्म करो। यानी जब ऑपोजिशन नहीं रहेगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। और ये कहाँ आकर के बोले जेपी नड्डा जी, ये लोकतंत्र की जननी, जिसको प्रधानमंत्री जी आए थे तो बोले थे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बिहारियों को तो खुल करके बोलना चाहिए कि हम यहाँ के हैं। वहाँ आकर के आप चुनौती दे रहे हैं लोकतंत्र को, तो ये हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम लोग समाजवादी लोग हैं। उन्होंने हम पे आरोप लगाए, हमने उन पे आरोप लगाया, हम लोग में भगजग भी हुआ, लेकिन है तो हम लोग समाजवादी। और हर घर में भाई भाई भी झगड़ते हैं, लेकिन एक घर के हैं। और हम लोग तो समाजवादी जो लोग हैं, हमारे जो पुरखों ने जो विरासत दी है, कोई और कैसे छीन लेगा। और मुख्यमंत्री जी खुद इच्छुक हैं और गंभीर हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां, जो पद खाली हैं या जो बहालियां हो सकती हैं, उसको हम लोगों को, जब ये ट्रस्ट वोट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये करने जा रहे हैं। ये तो हमारा एजेंडा है। सड़क से सदन तक बेरोजगारी हम लोगों का मुद्दा है। 2020 में ये प्रमुख मुद्दा था। तो आप ये कह सकते हैं इस कमिटमेंट को हम लोग मिल करके पूरा करेंगे। जितनी नौकरियां निकलेंगी, शायद ही कोई एक राज्य जो है देश का वो निकाला होगा। बीजेपी का तो 2 ही काम है, डराओ जो डरता है, खरीदो जो बिकता है। और पूर्व में भी हमने कहा था बिहारी जो है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है, अपने स्वाभिमान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये इसके अलावा और बीजेपी करती क्या है आप बता दीजिए पूरे देश भर में। बेरोजगारी पे क्या, महंगाई पे क्या? आप जो लोगों को डराते हो, खरीदते हो, झारखंड में, महाराष्ट्र में क्या हुआ सब तो जान ही रहा है, लोग देख ही रहा है बिहार में क्या हुआ। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, स्पष्ट है। जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। जी या भारत सरकार अगर अपने काम पे ही ध्यान दे देती, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जनता के तकलीफ़ें हैं, उसको दूर कर देती, तो शायद सीबीआईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो किस दिशा में काम कर रहे हो तो सबको पता है। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो हाथ मिला है, तो आने वाले दिनों में सीबीआई, ईडी, आईटी और भी ज़्यादा ही है, वो तो करेंगे ही, निश्चित तौर पे करेंगे। ये लोग रुकने वाले लोग हैं। सांप लौट रहा होगा देह पे लोगों के। क्या हुआ है भाई, तमाचा जो बिहार की जनता ने जो मारा है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक निडर और देश हित में, बिहार हित में जो निर्णय लिया, जिसका पूर्व में जितने हमारे महागठबंधन के अलायंस पार्टनर्स थे सब लोगों ने समर्थन दिया, उसके बाद से तो नींद ही उन लोगों की उड़ी हुई है। तो ये तो विंडिक्टिव लोग हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा तो होगा ही होगा। नीतीश कुमार को आप क्या भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं?
आप एक बात समझ लीजिए, उस दिन भी ये सवाल पूछा गया था, तो हमने साफ तौर पे हमने बोला कि हम नीतीश जी पे छोड़ते हैं, लेकिन इतनी बात सच तो है कि देश का सबसे अनुभवी अगर कोई मुख्यमंत्री है, परिपक्व मुख्यमंत्री है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, तो हमको इस पे कुछ नहीं कहना। तो तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें की हैं, अहम बातें की हैं। कहा है कि ये एक तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए वो साथ आए हैं और दोनों ही समाजवादी विचारधारा से हैं और एक बार फिर मिलकर काम करेंगे। वैसे नीतीश कुमार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो अपने अलायंसेस कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। कल सुशील मोदी ने ये इल्जाम लगाया था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति न बनाए जाने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। आज नीतीश कुमार ने कहा कि ये बिल्कुल बेकार बात है, वो कभी उपराष्ट्रपति पद के दावेदार नहीं रहे। उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में कि हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। और इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका अदा कर पाएंगे या कोई विपक्षी एकता संभव होगी। इस बारे में शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं। एक और कोशिश की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, आपको लगता है उसकी संभावना है राष्ट्रीय स्तर? देखिए, सामना में भी 2 दिन पहले हमारा कॉलम आया था, एडिटोरियल होता है जो बहुत ही शार्प होता है, तीव्र होता है और देश को आईना दिखाता है। उसमें भी हमने कहा था कि इस समय पे जब ईडी का एकदम से अहंकार से भरी हुई कार्रवाई चल रही है, ईडी को लेकर सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर महंगाई की मार जनता पे पड़ी हुई है, बेरोजगारी की मार युवाओं पे पड़ी हुई है, महिलाओं का भी सम्मान नहीं हो रहा है, तो अपने सारे डिफरेंसेस दूर करके, रीजनल डिफरेंसेस दूर करके एक पूरा एक अलायंस बनना चाहिए, विपक्ष का अलायंस बनना चाहिए जो मजबूती से ये लड़ाई लड़ सके। ये प्रजातंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देश के संविधान के लिए ज़रूरी है। तो हमारा भी यही मत है। शिवसेना कोई भी विपक्ष की लड़ाई रही हो प्राइस राइज को लेकर या कोई भी ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे की, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यस, आई एग्री कि एक साथ होकर 2024 की लड़ाई लड़नी जरूरी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, क्योंकि आपको एक स्थायी मंच बनाना होगा। ये बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं, महाविकास अघाड़ी भी जो बना था वो इसी उसमें सोच में बना था कि संविधान और प्रजातंत्र के उसूलों का पालन कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जहाँ पे जो भी आइडियाज़ आपके अपने रीजन को लेकर हैं वो आप चलाएं, पर एक कॉमन एजेंडा तैयार हुआ। और उस कॉमन एजेंडा के अनुसार आपने देखा कि काफ़ी सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा, जहाँ पर कोविड के कार्यकाल में अगर महाराष्ट्र ने प्रगति, उन्नति और साथ साथ कोविड की महामारी से अच्छा रखाव किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी तो मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स में माने गए, तो मानती हूँ इट इज़ अ गुड आइडिया टू टेक फॉरवर्ड कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और उसके अंतर्गत सारे पार्टीज उसमें कमिटेड रहें और एक मत से, एकजुट से, एक आवाज़ से लड़ाई लड़ें। जी, हमेशा ये भी सवाल उठता है कि अगर विपक्ष को एक मोर्चा बनाना है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा,
किसके नेतृत्व में ये मंच बनाया जाएगा? आपको लगता है नीतीश कुमार एक लीडर हो सकते हैं भविष्य में किसी ऐसे अपोजिशन? देखिए, यहाँ पे लीडर फेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक कॉमन एजेंडा बने, सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएँ। सब अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं, पर जब प्रधानमंत्री की बात हो या लड़ाई लड़ने की बात हो, लीड अगर करेगी तो एक नेशनल पार्टी मैं मानती हूँ कि एक नेशनल पार्टी को ऑपोजिशन लीड करना चाहिए, और उसमें चेहरा कौन निकलता है वो सारी डिस्कशन बाद में हो सकते हैं। अभी चेहरे की लड़ाई नहीं है, अभी हम सभी के प्रजातंत्र के उसूलों की लड़ाई है, अभी हम सभी के संविधान की लड़ाई है, हमारी जो जिस तरीके से इंडिया का ईथोस रहा है उसकी लड़ाई है। हर राज्य की, हर रीजन की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने फॉलोइंग है, अपनी अपनी भाषाएं हैं, खाने पीने का तौर तरीका है। इस सब की लड़ाई लड़नी है और एकजुटता से लड़नी है। चेहरे तो बाद में हो सकते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, जबकि विधानसभा का सत्र है 24 अगस्त को और इसी दिन नीतीश कुमार विश्वास मत पेश करेंगे। सरकार के गठन और सत्र बुलाए जाने के बीच इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है, इसको लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल महागठबंधन के 55 विधायकों ने कल स्पीकर विजय कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है। अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर 14 दिन बाद ही चर्चा हो सकती है। आपको ईडी का डर नहीं लगता? ऑफिस खोल ले हमारे घर पे, ज्यादा बेहतर है। तेजस्वी यादव ने खुफिया एजेंसियों पर ताना भी कसा है। तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जाने पे उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की टीम अगर चाहे तो हमारे घर ही आकर रह ले, 2 महीने का इंतजार क्यों करना है। आपको ईडी का डर नहीं लगता? ऑफिस खोल ले हमारे घर पे, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई कैन गिव देम अ मैसेज थ्रू योर चैनल। आई विल गिव देम अ इनविटेशन, प्लीज टू ED, CBI, income tax, please come and stay as long as you want to. क्यों आप 2 महीने बाद छापे मारते रहते हो? यही रहो ना, कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने काफ़ी सारी बातें काफ़ी खुलकर कही हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उपेंद्र चौहान, बीजेपी के नेता, और खालिद अनवर, प्रवक्ता जेडीयू, भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उपेंद्र चौहान, एक तरह से ये चर्चा शुरू हो गई है कि ईडी की कार्रवाई तेज होगी और सवाल पूछे जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने एक इन्विटेशन दे दिया है कि अगर ईडी चाहे तो अभी से रह ले, आके 2 महीने का इंतजार क्यों करना है। और आपको भी पता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहा गया, ये बयान आया कि वो चार्जशीटेड हैं और वो तो जेल जा सकते हैं। तो अब ये एक डर बना हुआ है कि क्या अब इस तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई, जो लगा आरोप हमेशा केंद्र सरकार पे कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष पर हमला करने के लिए हो रहा है। देखिए नगमा जी, भाजपा की सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं से विपक्ष पर नहीं करती, वो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस का ये चरित्र रहा है। बीजेपी जो एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, वो प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें कहीं तेजी आने की कोई बात नहीं है। चार्जशीटेड हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव अभी जो भी बात बना ले, उन पर जो ईडी कार्रवाई, जो प्रक्रिया चलेगी, जब होना होगा होगा, नहीं होगा ना होगा नहीं होगा, जो बात आएगी, सच आएगी सामने, उस पर विचार किया जाएगा। विचार करेगी जांच एजेंसियां, ईडी करे विचार, सीबीआई करे विचार। तेजस्वी यादव जब कुछ नहीं करते थे, 8वीं पास तेजस्वी यादव को आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से नाम पर आ गई? इसकी क्या ईडी जांच नहीं कर सकती है? सीबीआई जांच नहीं कर सकती है? जो घोटाले और घपले हुए हैं उनकी तो जांच करेगी सीबीआई ना, तो उसमें केंद्र सरकार की कहां भूमिका आ जाती है? लेकिन इससे ये जो अब यहाँ पे बिहार में एक तरह से एक और तरह की डबल इंजन सरकार बन गई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से।
साफ तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू में ये कहा कि जैसे जेपी नड्डा जी ने कुछ दिनों पहले आके ऐलान कर दिया था, बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया है। ऐलान ये था कि सिर्फ बीजेपी ही बची रहेगी, कोई पार्टी नहीं बचेगी। तो यानी कि वो साफ कह रहे थे कि सारी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का इरादा है, और इसका ही जवाब बिहार के लोगों ने दिया है। बिहार के लोग जो हैं वो टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो माननीय नड्डा जी ने कहा था उस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय संदर्भ में कहा था कि जिस तरह से राष्ट्र पर दूसरे देशों के हमले हो रहे हैं, खतरे राष्ट्र के अंदर बढ़ रहे हैं, उससे राष्ट्रीय जो पार्टी का जिसका चरित्र होगा उसको महत्व ज्यादा जनता देगी। ये बात उन्होंने कही थी, ये नहीं कही थी कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी ही बची रहेगी। उन्होंने ये कहा था, जनता ने सुना था कि उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ही बची रहेगी। नहीं, बीजेपी नहीं बची रहेगी, राष्ट्रीय पार्टियां बची रहेंगी। राष्ट्रीय पार्टियों में जो जिसका चरित्र मेल खाएगा राष्ट्र के मुद्दों को लेकर, जो आगे बढ़ेगी, लड़ेगी, जो पार्टी, वो बची रहेगी। नहीं लड़ेगी वो नहीं बचेगी। तो इसमें गलत बात कहाँ है? नीतीश कुमार जी, देखिए, बहाना इनको चाहिए था। ये तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना इनका होता है। ये बहुत दिन से चूड़ मिला रहे थे और तेजस्वी के यहाँ जा रहे थे, लालू जी से कोशिश कर रहे थे, तो कोशिश में कामयाब हो गए। और अच्छा है, बीजेपी ने कोई उस पर कुछ नहीं, रोकने का काम नहीं किया। बीजेपी भी, हम लोग तो चाहते थे कि नीतीश कुमार से पल्ला छूटे, क्योंकि जनता में नीतीश कुमार खत्म हो गए थे और उसका खामियाजा भाजपा को भी अगले चुनाव में भुगतना पड़ता। इसलिए अब ठीक है, भाजपा वर्सेज ऑल हो गया है, तो अच्छी बात है। भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव में अच्छा, सबसे अच्छा करेगी और 40 में 40 सीट जीतने का प्रयास करेगी। एक जब ये नई सरकार जो है अब बनी है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। एक लगता है कि उनका रोड मैप तैयार है, उनका जो एजेंडा है। और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नौकरियों का जो उनका 2020 में जो उनका एजेंडा रहा, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम होगा। यानी कि इतने दिनों से हुआ नहीं, जाहिर है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये करने नहीं दिया गया। तो अब 10 लाख नौकरियों की बात है। उन्होंने साफ कहा है कि अब जो हम सामाजिक बराबरी की बात करते थे वो बात पुरानी हो गई, क्योंकि अब जो है वो आर्थिक बराबरी की जरूरत है और नौकरियों की बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरत है। 10 लाख नौकरियों का वादा कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, लालू जी रेल मंत्री थे, तो लालू जी ने बहुत सारी बहालियां की और बहालियों में ये सच सामने आ गया है कि लालू जी ने जमीन लिखवाया जिसको बहालियां की। और जितनी बहालियां हुई है उसमें 90% लालू जी के जाति के लोग ही बहाल हुए हैं, लेकिन सारे लोगों से पैसे लेकर बहालियां की गई हैं। ये सारे सीबीआई की जांच में जाहिर हो चुका है। उनका जो ये भोला एपीएस था, वो भोला ओएसडी था, उसने पैसे लिए हैं। तो ये जांच अब आगे बढ़ेगी, बढ़ी है और जाहिर हो रही है। ये बात अब तो कोर्ट में है, कोर्ट इसका फैसला करेगा। तो 10 लाख नौकरियों के बदले में कितने ये लोग पैसे लेंगे? जिस तरह से सिपाहियों, महिला सिपाहियों की बहालियां हुई है, नीतीश कुमार जी ने की है, वो केवल एक जिले और एक जाति की महिलाओं का 80% एक जाति की महिलाएं हैं। तो नीतीश कुमार जी का यही समाजवाद है, लालू जी का वही समाजवाद है। ये लोग समाजवाद मतलब परिवारवाद है, जातिवाद है। ये दोनों पार्टियां घनघोर जातिवादी हैं। आपको किस ओर जाता दिख रहा है ये बिहार इस नए गठबंधन के साथ? क्या इस नए गठबंधन के साथ बिहार की दिशा क्या लग रही है आपको? देखिए, बिहार की दिशा मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। परसों जिस तरह से लालू यादव के लोगों ने हर्ष फायर किया है, जगह जगह पर तस्वीर दिखाई, अगर तस्वीर दिख रही है खालिद अनवर साहब की, जेडीयू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ खालिद अनवर भी। तांडव हुए हैं, उसको जनता भूली नहीं है। और उसकी फिर जंगल राज, नीतीश कुमार की भाषा में जंगल राज की याद ताजा हो गई है। अब जनता उसको समझती है और जनता उसी तरह से लेगी। अच्छा, ठीक है। जेडीयू से हमारे साथ खालिद अनवर जुड़ रहे थे, लेकिन इस समय कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। पर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र जी। 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक दूसरी बड़ी खबर, राजौरी में सेना के एक कैंप में आतंकी हमले की कोशिश को नाकाम किया गया है। इस खबर को देखेंगे विस्तार में इस ब्रेक के बाद।
जम्मू के राजौरी के परगल इलाके में आज सुबह खराब मौसम और घने जंगलों का फायदा उठाते हुए कुछ आतंकियों ने सेना के कैंप में घुसपैठ की कोशिश की। उन्होंने एक ग्रेनेड भी फेंका। चौकस सैनिकों ने इनसे लोहा लिया, 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन लक्ष्मणन डी और राइफलमैन मनोज कुमार शहीद हो गए। 6 जवान घायल भी हो गए। सरकार के मुताबिक बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों को ढेर किया गया है, जबकि 3 किलो RDX बरामद किया गया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राजीव रंजन, जो एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं। हमारे राजीव, इस एनकाउंटर को किस तरह, माफ कीजिएगा, इस मुठभेड़ और ये जो आतंकी हमले की कोशिश की गई थी एक तरफ, एक बार फिर से सेना के कैंप में, उसके क्या डिटेल्स आए हैं? किस तरह की ये कोशिश थी और कैसे ये नाकाम हुई? देखिए, आपको बता दें कि करीब 4 साल के बाद पहली बार आतंकियों की इतनी हिम्मत हुई कि सेना के कैंप पर उन्होंने तड़के हमला किया। ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन था, यानी ताजा घुसपैठ हुआ है। पीओके की तरफ से घुसपैठ हुआ है। 2 आतंकियों ने घुसपैठ की। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए और तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास की बात है, तड़के जो सेना के कैंप में घुसपैठ करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने सेना के जो कैंप था वहां पर गेट पर उसने ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड फेंकते अफरा तफरी मच गई, लेकिन जवानों ने पोस्ट नहीं छोड़ा, आतंकियों से मुकाबला किया। दोनों आतंकियों को जो थे बाकायदा वहां पर मार गिराया गया। यह अलग बात है कि इस कार्रवाई में सेना के जो 3 जवान जो है पहले घायल हुए, बाद में उनको बचाया नहीं जा सका, मौत हो गई। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 आतंकियों को जो है जो सेना ने मार गिराया। 3 आतंकियों को कश्मीर में मार गिरा है, 2 आतंकियों को यहाँ राजौरी में मार गया, जम्मू इलाके में। तो कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले आतंकियों की कोशिश थी कि माहौल को खराब करने की, जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की और अपनी प्रेजेंस दिखाने की, लेकिन सुरक्षा बल जो है हर लिहाज से उन पर भारी पड़ है। आपको बता दें कि इस साल अब तक जो है 126 के करीब आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें 26 जो है जो विदेशी आतंकी थे। तो एक लगातार आतंकी को ओर से कोशिश हो रही है अपनी उपस्थिति दिखाने की, दर्ज कराने की, लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि अब आतंकी जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में खत्म होने के कगार पर है और जो इक्के दुक्के जो आतंकी बचे हुए हैं या थोड़े बहुत जो घुसपैठ हो जाते हैं उनको भी मार गिराया जाएगा। जी धन्यवाद आपका राजीव। तो ये एक घुसपैठ की कोशिश हुई है कई सालों के बाद और उसको नाकाम किया गया है, लेकिन इसमें 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक और उसके बाद महाराष्ट्र में ईडी के बाद अब आयकर विभाग का एक्शन, करोड़ों की नकदी बरामद। ईडी के बाद अब आयकर विभाग भी एक्शन में आ गया है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापे मारे हैं, जिसमें 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। आयकर विभाग ने रेड में 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे, मोती के गहने और कई प्रॉपर्टी के कागजात सीज किए हैं। इस छापे में राज्य आयकर विभाग के 260 कर्मचारी लगे थे और सिर्फ बरामद नोट को गिनने में 13 घंटे का वक्त लगा। और अब आपको दिखाते हैं एनडीटीवी की खबर का असर। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह उर्फ अखंड प्रताप सिंह के अवैध निर्माण को गिरा दिया है। अखंड प्रताप सिंह ने वरुणा एनक्लेव में अवैध निर्माण कर कमर्शियल स्पेस बनाया था। इसके खिलाफ सोसाइटी की कई महिलाओं ने कई महीने आवाज उठाई। एनडीटीवी ने कल ही इसकी खबर दिखाई थी। अब वाराणसी विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से सोसाइटी की महिलाएं काफी खुश हैं।
और जगदीप धनखड़ ने आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सहित बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। तृणमूल कांग्रेस ने समारोह का बहिष्कार किया। शपथ लेने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। 2019 से पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहने जगदीप धनखड़ ने इस महीने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा को हराया था।